मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हेक्सकॉन पार्टनर्स के डायरेक्टर तुषार प्रधान मौजूद हैं, जिनके पास करीब करीब 3 दशक का अनुभव है। उनसे समझते हैं कि बाजार को लेकर अब वो क्या अप्रोच रख रहे हैं। तुषार जी, गुड मॉर्निंग। एक शानदार तेज़ी रही है मार्केट में पिछले कुछ दिनों में। एक लंबे कंसोलिडेशन और करेक्टिव फेज़ के बाद पिछले साल सितंबर से जो फरवरी तक का 5-6 महीने का फेज़ चला, उसके बाद लगातार तेज़ी रही। कैसे देख रहे हैं आप इस तेज़ी को, और यहाँ से अब आपका मार्केट व्यू क्या है? देखिए, एक मार्केट हमेशा हमें सरप्राइज देने के लिए उत्सुक रहता है। तो मेरे ख्याल से अपेक्षा करनी ये चाहिए कि दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखना चाहिए। एक तो ये है कि आपकी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है। हमने देखा कि मार्केट्स को वो ज़्यादातर अफेक्ट कर देती है एक्यूट, जिसको हम कहेंगे इम्पैक्ट लेके। मगर जिसको हम क्रॉनिक कहेंगे, लंबे अरसे का जो सदमा पहुंचेगा, वो मेरे ख्याल से इकोनॉमी और आपकी अर्निंग्स ग्रोथ को लेके ही पड़ेगा। इसका ये मतलब हुआ कि हम जब इंडिया की बात करते हैं, कॉरपोरेट अर्निंग्स मेरे ख्याल से काफ़ी रोबस्ट रहेंगे। यहाँ से अगले 1-2 साल तक तो काफ़ी रोबस्ट होने का संभावना है। और उसके कंपैरिजन में जब हम ग्लोबल वॉलेटिलिटी देखेंगे, तो एक अजीब सा माहौल पैदा हो जाता है। इसके लिए मैं कहूँगा निवेशकों से कि आप दोनों से थोड़ा सा वाकिफ रहिए, मगर इस बात को कॉन्फिडेंस लेके चलिए कि जो हम खरीद रहे हैं, भारतीय इक्विटी जो है, इंडियन इक्विटीज, वो एक अच्छे विकेट पर है। मगर मौसम जो है वो थोड़ा कभी-कभी ऊपर-नीचे हो सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि जब अगर मौसम बहुत ही खराब हो या प्ले क्रिकेट में समझो एक ब्रेक लेके हम बाहर चले जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि खेल खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल से मार्केट इस दिलचस्प मोड़ पे आ गया है, जहाँ पर हम ग्लोबल वॉलेटिलिटी की संभावना कंटिन्यूअसली एक्सपेक्ट करते रहेंगे, मगर अर्निंग्स पे हम ज़्यादा ध्यान देके हम यहाँ से मार्केट को देखेंगे। हम्म, चलिए, अर्निंग्स की बात की आपने। किस सेक्टर्स में आपका अर्निंग्स का कन्विक्शन सबसे स्ट्रांग है इस समय? देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि FY25 काफ़ी कंपनियों के लिए थोड़ा ऊपर नीचे रहा है, कई कारणों के लिए। जैसे हमने देखा पिछले साल जब इलेक्शंस हुई थी, स्टेट इलेक्शन भी हुई थी, सेंट्रल इलेक्शन भी हुई थी। इसके पीछे जो गवर्नमेंट कैपेक्स होता है, जो ऑर्डरिंग जो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग में होता है, वो ज़्यादातर कम होते जाता है, क्योंकि वो पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी पे कोई ज़्यादा ऑर्डर प्लेस नहीं करते, बिकॉज़ वो अपेक्षा करते हैं कि एक बार जब सर्टेनिटी आ जाए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, तभी वो इन्वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पीरियड हमने देखा, इसके लिए टॉप लाइन ग्रोथ जो थी कॉर्पोरेट इंडिया की पिछले साल काफ़ी, मैं कहूँगा कि ज़्यादा ट्रेंड लाइन से कम थी। अ, अब जाके देखिए जो रिवाइवल आ रहा है, बोथ गवर्नमेंट कैपेक्स एज वेल एज कॉर्पोरेट कैपेक्स, दैट विल टेक अबाउट 1 ईयर टू सस्टेन। मतलब मैं समझता हूँ कि आपकी बेस इफेक्ट आपको FY27 में दिखने लगेगी, और FY26 के जो 2 या 3 क्वार्टर्स होंगे, उसमें आपको वो सिग्नल पैदा हुए समझ में आ जाएगा। सेक्टर्स अगर देखें तो जब इकोनॉमिक रिवाइवल, जीडीपी ग्रोथ की जो आती है, तो शुरुआत बैंक से होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ फंड होती है वो बैंक क्रेडिट से होती है। और यहाँ पर हमने एक और पॉजिटिव चीज़ देखी है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स घटा के एक ऐसा माहौल पैदा कर लिया है जहाँ पर बैंक्स के पास एक तो रिड्यूस्ड एनपीएल्स के लिए एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, और लिक्विडिटी अब इन्फ्यूज कर रखी है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कैपिटल साइकिल यहाँ से अगर आगे बढ़ता है ज़ोर से, तो मेरे ख्याल से पहले तो बैंक्स, बिकॉज उनकी एसेट बुक बढ़ती जाएगी यहाँ से, और उसके बाद में जो हम जनरल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, जो मेन कोर के इंडस्ट्रीज हैं, जो इन्वेस्ट करने शुरू करेंगे, उनकी टॉप लाइन ग्रोथ अब यहाँ से हम देख पाएंगे। और फिर बाकी सारे तो रिलेटेड सेक्टर्स हैं ही। तो मेरे ख्याल से जो मेन इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उन सेक्टर्स में ज़्यादातर ध्यान हम दे रहे हैं। ओके। तुषार जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मैं स्क्रीन जब इस वक्त रीड कर रहा हूँ और पिछले 6 महीने के प्राइस पैटर्न को देखूँ तो बाज़ार ने एक बहुत ही उत्साहित
कर देने वाला प्रदर्शन दिखाया है इंश्योरेंस स्टॉक्स पे। सारे के सारे आई मीन प्राइवेट और सरकारी इंश्योरेंस को देखिए आप, क्या ये थीम चलेगी क्या? बाजार 1-2 साल के लिए जो कोई थीम पकड़ता है उसमें से इस बार क्या वो आपको ये इंश्योरेंस नज़र आ रही है क्या? ये एक बड़ा दिलचस्प प्रश्न पूछा, उसका उत्तर यही कि मेरे पास उत्तर नहीं है। क्योंकि देखिए, इंश्योरेंस की हम जब बात करते हैं तो ये एक मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हम किस बात को लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, कि भारत जैसे देश में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो अंडर इन्वेस्टेड है, और ये मैं कहूँगा अंडर इंश्योर्ड है। इंश्योरेंस जब तक कि हम कहते हैं कि सही तरीके से इवैल्यूएट करके आपके लिए कितना कवरेज होने की ज़रूरत है, और हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं या क्या प्रोटेक्शन ले रहे हैं, इसकी ज़्यादातर जानकारी अब तक बहुत सारे लोगों को नहीं है। तो हम जब इन्वेस्ट करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज में, तो ये सोच के समझ के हमें आगे बढ़ना है कि अगले 4, 5, 10 साल में जो नए जो कहेंगे हम, जो नए नौजवान जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो वर्क फोर्स में जुड़ेंगे, तो उनके लिए ये बात बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगी। क्योंकि जो पहले की जो जनरेशन थी वो इंश्योरेंस को बहुत अलग तरीके से देखती थी, और इस समय जो पेनिट्रेशन हम इंश्योरेंस में देखेंगे यहाँ से अगले 10 साल तक, तो ये पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा अलग और बड़ा होगा मेरे ख्याल से। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी है। अगले साल के ये देखना या ना देखना, मेरे ख्याल से मुझे उसका उत्तर नहीं है। मगर अगर लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक्स देखेंगे, तो आप समझिए कि हम जो एक यंग नेशन कहलाते थे, कि 10 या 25 साल के नीचे सारा ये पॉपुलेशन की ज़्यादातर मेजॉरिटी थी। अब ये 10 या 25 साल अगले 10 साल में 20 और 45 साल में चली जाएगी। तो यहाँ इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ऐसे प्रोडक्ट्स में होगी जो इस एज ग्रुप को पसंद आएगी और उसका मैच होगा। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वेक्टर है इंश्योरेंस कंपनियों के लिए आगे के लिए। मगर जैसे मैंने कहा कि ये 1 आध 2 साल की बात नहीं है, ये काफ़ी मल्टी ईयर अप्रोच है। और अगर इन्वेस्टर्स इसको देखें उस तरीके से, तो मेरे ख्याल से बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी मैं ज़रूर इसको रेकमेंड करूँगा। ओके, बाय एंड होल्ड इंश्योरेंस स्पेस में। अच्छा तुषार जी, लास्ट रिपोर्टेड जब नंबर्स आए थे तो गवर्नमेंट कैपेक्स में एक इजाफा था। आप क्या रीडिंग रखते हैं इस वक्त दो स्पेस पे जो कि इनसे काफ़ी प्रभावित होती हैं, सीमेंट और कैपिटल गुड्स? सीमेंट स्टॉक्स में हमने पिछले 6 महीने में बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखी है, लीडर्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए। सीमेंट और कैपिटल गुड्स, यहाँ पर टेक आपका इस वक्त? तो देखिए, सीमेंट मैं समझता हूँ कि मोर और लेस जीडीपी ग्रोथ के करीब करीब चलता है। एवरेजेस जो हैं जीडीपी ग्रोथ को लेके 2 या 3% की ऐड करके आप समझ सकते हैं कि वो सीमेंट की जनरल ग्रोथ होती है। और जैसे हमने देखा कि पिछले साल जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया है। मेरे ख्याल से अगर आगे हम सोचते हैं कि जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी आने वाली है, तो मेरे ख्याल से सीमेंट सेक्टर विल आल्सो डू वेल अलोंग विद इट। हाउएवर, आपको जैसे पता ही है, सीमेंट काफ़ी रीजनल सेक्टर्स हैं। जो कंपनियां किसी रीजन में जो सर्विस करती हैं उसके ऊपर ज़्यादा प्रभावित उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जेनेरिक ट्रेंड के लिए मेरे ख्याल से अच्छी सेक्टर है। और जब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, मेरे ख्याल से वो ज़्यादातर मुझे स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। क्योंकि जब हम प्रोसेस इंडस्ट्रीज की बातें करते हैं जिसमें सीमेंट भी आता है, मगर सीमेंट एक एस्टैब्लिश्ड सेक्टर है। मगर प्रोसेस इंडस्ट्रीज में मेरे ख्याल से जो कैपेक्स आने वाला है, मेरे ख्याल से वहाँ पर हम ज़्यादा मोमेंटम देखने का एक अपेक्षा करते हैं। और मेरे ख्याल से जनरल मैन्युफैक्चरिंग को लेके अगर आप ओवरऑल सेक्टर्स देखें, तो मेरे ख्याल से वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। डिफेंस पर क्या भी होगा अब आपका? डिफेंस ने बहुत पैसा बनाया, खास तौर से वो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के बाद से, और ग्लोबली भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, इन कंपनियों को ऑर्डर भी काफ़ी मिल रहे हैं। ये 3 महीने में इंडेक्स 40% ऊपर है। कोई व्यू यहाँ पर?
40% कोई भी ऊपर जाने के बाद व्यू तो शांति का बनता है मगर मेरे ख्याल से ये भी एक लॉन्ग टर्म अप्रोच यहाँ पे लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम डिफेंस को लेके आगे बढ़ते हैं तो आपने अभी देखा होगा कि रिसेंटली जो हमने सिचुएशन से जहाँ गुजरे हैं, वहाँ हाई टेक्नोलॉजी और बहुत ही नैरो किस्म की टेक्नोलॉजी जहाँ पे यूज़ हो रही है, उस पे ज़्यादातर जोर हमने देखा। तो जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जो आर्मामेंट्स हैं, एम्यूनेशन वगैरह है, इसकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो तो बढ़ेंगी, मगर ज़्यादातर वैल्यू एडेड जो मिसाइल सिस्टम्स है, रेडार ये वगैरह जो है, ड्रोन्स वगैरह, इसमें ज़्यादातर हमने इंटरेस्ट ज़्यादा देखा है। मगर इस बात को लेके भी हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि फ़िलहाल के लिए ये जो कंपनियाँ जो सप्लाई चेन में हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट के, वो किस एरिया में सप्लाई कर रही हैं और उनमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बस कहना कि डिफेंस पॉजिटिव है, मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि उस डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी सारी सप्लाई चेन्स इन्वॉल्व हैं और जो कैपेबिलिटी हमारी इंडियन लिस्टेड कंपनीज़ में है, उसको भी उनको जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये कहना ठीक है कि सेक्टर इज़ लुकिंग वेरी गुड, बट अपॉर्च्युनिटीज़ को आप जब देखेंगे तो मेरे ख्याल से उस डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। और ऑफ कोर्स वैल्यूएशन हमेशा हमें इस बात से दर्शाता है कि आगे की कितनी ग्रोथ आपकी वैल्यूएशन में ऑलरेडी आ चुकी है। मतलब अगर आपका स्टॉक महँगा है, मेरे ख्याल से आगे की काफ़ी ग्रोथ उस स्टॉक में ऑलरेडी पहुँच चुकी है। इसके मतलब इंक्रीमेंटल यहाँ से कुछ पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर मैं जेनेरिक बात कह रहा हूँ, इंडिविजुअली अगर उसमें उतनी ग्रोथ पोटेंशियल है, तो मेरे ख्याल से महँगे स्टॉक लेने में भी पॉइंट इतना ख़राब नहीं है, क्योंकि वो जो ग्रोथ है, वो उस ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड वैल्यूएशन से भी ज़्यादा शायद हो सकती है। तो मैं ख़ैर मेरा इतना ही कहना है कि आप सतर्क रह के उस स्पेक्ट्रम को देखें, जहाँ पे आपको इंडिविजुअली उस कंपनी के बारे में ज़्यादातर पहचान है और पोटेंशियल में विश्वास रखते हैं, उसी सेक्टर्स में अभी भी काफ़ी तेज़ी हो सकती है। तुषार जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते